हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गणेश प्रसाद। आज अपने टॉपिक सेट थ्योरी के साथ, समुच्चय सिद्धांत के साथ आज मैं आपको बताऊंगा समुच्चय सिद्धांत के बारे में। समुच्चय सिद्धांत का गणित में क्या उपयोग है, मैथमेटिक्स में इसका क्या उपयोग है और समुच्चय का महत्व क्या है, हम समुच्चय को क्यों पढ़ें। हम जैसे ही 10th पास करके आते हैं, 11th में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले मेरा जो लेसन आता है मैथमेटिक्स में वो होता है समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत हमको पढ़ने के लिए बोला जाता है। तो ये क्या होता है समुच्चय सिद्धांत? जैसा कि हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं, मैथमेटिक्स तो 11th में हमको समुच्चय सिद्धांत पढ़ने के लिए दिया गया। क्या हम रियल में 11th में ही सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, समुच्चय सिद्धांत पढ़ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। हम जैसे ही कुछ सोचते समझने वाले हुए थे, जैसे ही हम अवतरित हुए थे इस धरती पे और कुछ सोचते समझने वाले हुए थे, वहीं से हम सेट थ्योरी पढ़ना स्टार्ट किए। वहीं से हम सेट थ्योरी पढ़ते चले आ रहे हैं, समुच्चय पढ़ते चले आ रहे हैं। कैसे पढ़ते चले आ रहे हैं, कभी सोचा है? जब हम छोटे थे, जब हम चलने वाले कुछ हुए थे, इधर उधर खेलने वाले हुए थे, तो हमारे लिए बहुत सारे खिलौनों की व्यवस्था की गई थी। तो हम क्या करते थे कि उन खिलौनों के साथ खेलना शुरू करते थे, खेलते थे। कभी कभी ऐसा करते थे कि खिलौनों के साथ साथ कुछ और भी वस्तुएं हैं जो खेलने में इस्तेमाल करने लगते थे, और खिलौनों के साथ उनको भी मिला देते थे। जैसे हमारे कपड़े हो जाते हैं, जूते चप्पल भी हो जाते हैं, अन्य ऑब्जेक्ट्स हो जाती है, अन्य वस्तुएं हो जाती हैं, जिनको भी अपने खेलने वाले उपकरणों में शामिल कर लेते हैं। उसके बाद में जब हमारी माता जी आती हैं तो देखती हैं कि वो तो सारी वस्तुओं को खिलौने बना चुका है और उन्हीं के साथ खेलना शुरू कर रहा है, कपड़े भी गंदे कर रहा है, ये कर रहा है। तो मम्मी क्या करती, वो कान पे 2-4 लगा देती, ये मेरे लिए काम बढ़ा रहा है। तो फिर वो क्या करती कि वो खिलौनों को एक पास रख देती, कपड़ों को एक पास रखती, जूते चप्पल एक पास रखती, अलग रखती। कहने का मतलब ये जो अव्यवस्थित वस्तुएं पड़ी थी, ये जो बंदे ने अव्यवस्था फैला दी थी, तो मम्मी ने क्या किया कि उन वस्तुओं को व्यवस्थित किया। खिलौनों को एक पास कर दिया, जूते चप्पल जो थे उनको यथाउचित स्थान में व्यवस्थित कर दिया, और जो कपड़े थे उनको उचित स्थान में व्यवस्थित कर दिया। तो यहाँ पर मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने जो अव्यवस्थित वस्तुएं थी, वस्तुओं में जो अव्यवस्था थी, तो उन्होंने क्या किया था कि उन वस्तुओं को व्यवस्थित किया था। जो वस्तु जहां पर होनी चाहिए उसको वहां पर व्यवस्थित कर दिया था। खिलौनों को खिलौनों की जगह में व्यवस्थित कर दिया, और कपड़ों को कपड़ों की जगह में व्यवस्थित कर दिया, और जूते चप्पल जो जहां होने चाहिए उनको वहां पर व्यवस्थित कर दिया। कहने का मतलब क्या किया उन्होंने, उनको छोटे छोटे सेट में बना दिया, समुच्चयों में बना दिया। खिलौना जो था, वो जो खिलौने थे उनको खिलौनों के समुच्चय में रख दिया, कपड़े जो थे कपड़ों के समुच्चय में रख दिया, और जो जूते चप्पल थे उनको जूते चप्पल के समुच्चय में रख दिया, जो जहां यथाउचित स्थान में थे। तो हमें देखते कि वो ये जो व्यवस्था चली आ रही है वो हम बचपन से ही करते चले आ रहे हैं। बशर्ते समुच्चय का नाम, जो सेट का नाम जो दे रहे हैं, वो हम अब आकर के जब हम 10th पास आउट होने के बाद जब 11th में प्रवेश कर रहे हैं, तब हमको इस बात का पता चल रहा है कि वो जो किया जाता था पहले, वो रियल में वो समुच्चय था। माता जी जो मुझको बताती थी वो समुच्चय ही पढ़ाया करती थी, लेकिन हम समझ ना पाए। माता जी ने वो नाम नहीं दिया समुच्चय, ने वो समुच्चय मेरा पहले ही कंप्लीट हो चुका होता, जो आज हम उसको कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। आज तैयार है सेट थ्योरी पढ़ने के लिए। तो वो समुच्चय था, तो समुच्चय था। तो मैं आज आपको बताऊंगा ये समुच्चय क्या होता है। समुच्चय असल में कुछ नहीं है, कुछ और कुछ नहीं है, ये वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह है। जैसा कि हमारे
जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने सेट की एक परिभाषा दी है और वो इसके फाउंडर हैं। तो सेट थ्योरी की उन्होंने परिभाषा दी है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय तो जॉर्ज कैंटर ने जो इसकी परिभाषा दी वो ये है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यहाँ वस्तुओं आपको पता है यही सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि अभी हमने उसका जिक्र किया, खिलौने ऑब्जेक्ट्स हैं, कपड़े जो थे वो ऑब्जेक्ट्स हैं, जूते चप्पल जो थे वो ऑब्जेक्ट्स हैं, और बहुत सारी वस्तुएं, ये सारी की सारी ये तो ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप अच्छे तरीके से आपको पता है। और ये जो एक नया वर्ड आया है सुपरिभाषित संग्रह, ये तो कलेक्शन ही है। सुपरिभाषित मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित यानी वस्तुओं का संग्रह ही एक समुच्चय होता है, बशर्ते एक इसमें एक वर्ड लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, जो इसको स्पेसिफाई करता है, एक विशेष रूप देता है, वो है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब होता है कि वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिसमें आप निष्पक्ष रूप से ये कह सकें कि ये कोई अमुक वस्तु इसी संग्रह की है, यानी इसी समूह की है, इसी फैमिली की है, इसी परिवार की है। आप निष्पक्ष रूप से, तार्किक रूप से बता सके कि ये वस्तु इस समूह की है, ना कि इस समूह के। तो ये जो आप तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये वस्तु इस समूह की है, तो ये वस्तु सुपरिभाषित वस्तु कही जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक समुच्चय दे रहे, एक संग्रह दे रहे 1 2 3 4 5 6 और 8। हमने ये संग्रह दिया ये एक संग्रह दिया, तो इसमें हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और बाद में आ रहा है 8। तो अब हम देख रहे हैं ये जितनी वस्तुएं हैं, जो वस्तुओं में हमने बताया कि 1 2 3 4 5 6, ये तो हमको पता है कि नेचुरल नंबर्स है, ये प्राकृत संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, और साथ में लगा हुआ है एक ये लेटर लगा हुआ है ए, ये तो नेचुरल नंबर्स में नहीं आता। अगर इसके बारे में हम तर्क प्रस्तुत करना चाहें कि ये ए जो है नेचुरल नंबर्स के साथ होना चाहिए, क्या कोई क्वालिटी इससे मिलती है? नहीं मिलती। तो अगर हम इस सेट की बात करेंगे, नेचुरल नंबर के साथ ए की बात करेंगे, तो ये सुपरिभाषित नहीं होगी, ये ऑब्जेक्ट सुपरिभाषित नहीं होगी, और इसको हम नेचुरल नंबर्स के साथ नहीं रख सकते। नेचुरल नंबर्स के साथ सिर्फ और सिर्फ हम नेचुरल नंबर्स ही रख सकते, और कोई नहीं रख सकते। अगर और कोई भी आर्टिकल या कोई भी वस्तु हम इसके साथ रखते हैं तो वो सुपरिभाषित नहीं होगी, वो इनके लक्षणों को नहीं रखती, ठीक है ना। तो ये सुपरिभाषित नहीं होगी। तो इस संग्रह में अगर हम इसको लगाते हैं तो इस सेट नहीं रह जाएगा। नदियों के समुच्चय में अगर कोई हम पर्वत लगा देते हैं तो नदियों का समुच्चय नहीं रह जाएगा। कपड़ों के समुच्चय में अगर हम कोई खिलौना लगा देते हैं तो कपड़ों का संग्रह, कपड़ों का समुच्चय नहीं रह जाएगा। बात समझ में आ रही होगी कि मैंने जो सुपरिभाषित को जो हमने बताया, इसकी व्याख्या दी आपको, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी वस्तु जिसके लिए हम निष्पक्ष रूप से ऐसा तर्क दे सकें कि ये वस्तु उसी संग्रह की है, उसी फैमिली की है, तो ऐसी वस्तु सुपरिभाषित वस्तु कही जाती है। तो ये ऐसे समुच्चय, तो जैसा कि अब इसको हटा दें क्योंकि ये इस संग्रह में, इस समुच्चय में नहीं आती, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो इसको हटा देंगे, एक को हटा दिया हमने,
एक उड़ा दिया, तो ये जो संग्रह हुआ अब ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हुआ। तो जॉर्ज सेंटर ने जो डिफिनेशन दी थी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। तो सुपरिभाषित का मतलब इसका ये हुआ। अब ये जो डिफिनेशन दी थी और इससे हमको पता हो गया कि ये समुच्चय क्या होता है। अब बात आती है, क्योंकि इतना ही हो जाना पर्याप्त नहीं है, अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि सेट को हम निरूपित कैसे करते हैं, कैसे निरूपित करते हैं और सेट को कैसे लिखते हैं। तो बात आती है सेट के निरूपण की। तो सेट को निरूपित कैसे करते हैं? सेट को निरूपित करने के लिए हम क्या करते हैं? कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे A, B, C, D, E and so on। कैपिटल लेटर्स से इस्तेमाल करते हैं। सेट को जब लिखना होता है तो इन कैपिटल लेटर्स से लिखते हैं। और ये जो सेट के सदस्य हैं, जो फैमिली के सदस्य हैं 1 2 3 4 5 या और भी सेट हो सकते हैं, तो जनरली जब हम इनको लिखना चाहते हैं तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो स्मॉल लेटर से हम क्या करते हैं? समुच्चय के वो सदस्य जिनको हम एलिमेंट भी कहते हैं, एलिमेंट्स को हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से और समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये तो हो गया नोटेशन कि समुच्चय को हम निरूपित कैसे करते हैं। अब बात आती है समुच्चय को हम लिखते कैसे हैं। अब लिखना है, अभी हमने लिखा नहीं, अभी तो हमने ऐसे ही नंबर लिख दिया है 1 2 3 4 5 6। अभी हमने जैसे सेट लिखना चाहिए वैसे नहीं लिखा है। अब बताएंगे अभी आपको सेट को कैसे लिखना है। तो यहाँ पर जो सेट को लिखने की जो विधियां बताई गई हैं वो है 2। यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि समुच्चय क्या होता है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ये हमने वस्तुएं बताई 1 2 3 4 5। जैसा कि हमने बताया कि ये प्राकृत संख्याएं हैं, ये आपको भी पता है क्योंकि आप पढ़ते हुए आए हैं। ये सारी नंबर्स, आप नंबर्स बहुत सारी पढ़ी हैं। रेशनल नंबर्स पढ़ी हैं, होल नंबर्स पढ़ी हैं, रेशनल नंबर्स पढ़ी हैं, इरेशनल नंबर्स पढ़ी हैं, रियल नंबर्स पढ़ी हैं, इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सब पढ़ते हुए आए हैं। तो उन्हीं में ये भी है नेचुरल नंबर्स, काउंटेड नंबर्स इनको बोलते हैं। तो ये भी अब इनको हमको लिखना है। इनको लिखने की विधियां हम आपको बता रहे हैं। वो समुच्चय को लिखने की विधियां, समुच्चय को लिखने के लिए हम 2 विधियां अपनाते हैं। समुच्चय को लिखने की 2 विधियां अपनाते हैं। पहली फर्स्ट मेथड होती है रोस्टर मेथड होती है, जिसको हम साइनियन विधि भी कहते हैं, टेबुलर मेथड। फर्स्ट है रोस्टर विधि, जिसको हम टेबुलर मेथड भी कहते हैं। और सेकंड है सेट बिल्डर मेथड, ये इसको प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि जिसको हम सेट बिल्डर या और प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। सेट बिल्डर मेथड, तो एक रोस्टर विधि है जिसको हम टेबुलर मेथड भी कहते हैं। एक समुच्चय निर्माण विधि दूसरी है वो सेट बिल्डर मेथड या इसको प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। तो 2 विधियों में लिखते हैं। तो पहले फर्स्ट मेथड पे आ जाते हैं, रोस्टर विधि, टेबुलर मेथड। तो जब किसी सेट को टेबुलर मेथड में लिखना होता है तो उसको कैसे लिखते हैं? टेबुलर मेथड में किसी सेट को लिखने के लिए हम क्या करते हैं? उस फैमिली के जितने सारे मेंबर्स होते हैं, उस समूह के जितने सारे सदस्य होते हैं, उनको हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। मंझला कोष्ठक होता है।
जैसे कि अभी हमने ऊपर से लिखा था 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 इतने सारे एलिमेंट्स हैं। तो रोस्टर विधि में जब हम लिखेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, इन सारे सदस्यों को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये सारे एलिमेंट्स को कॉमा से हम अलग करेंगे, कॉमा लगा करके अलग कर देंगे। तो ये अब ये कंप्लीट सेट बन करके तैयार हुआ। अब इस सेट को किसी से डिनोट करना है तो हम मान लेते हैं कि हम ए से निरूपित करते हैं इसको। तो a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और उनके सारे मेंबर्स को लिख देते हैं 1 2 3 4 5 कॉमा के साथ सारे लिख दिए। तो ये रोस्टर मेथड में, टेबुलर मेथड में ये हमारा सेट लिख दिया गया। ये हमने सेट को रोस्टर मेथड में लिख दिया। तो रोस्टर मेथड में लिखने के लिए क्या करते हैं कि वो सारे फैमिली मेंबर्स को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो वो रोस्टर मेथड में सेट हो जाता है। अब इसके बाद में और भी है, जैसे कि अंग्रेजी कह रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय जैसे कि आता है, मान लेते हैं हम 20 से इसको डिनोट करते हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, स्वर कितने होते हैं, वोवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, एक ये सेट हो गए। तो इसमें हमने क्या किया, इसके मेंबर्स कितने थे, 5 मेंबर्स थे, वोवेल्स 5 होते, तो 5 हमने क्या किया, इनको कॉमा से अलग करके मंझले क्वेश्चन में कर्ली ब्रैकेट में हमने लिख दिया। तो ये सेट हुआ, रोस्टर मेथड में हमने इसको लिख दिया। और भी कोई लिखना चाहे, भारत की कुछ प्रमुख नदियों का समुच्चय, नदियों का समुच्चय जैसे कि हम गंगा ले लें, गोदावरी ले लें, कावेरी ले लें, यमुना ले लें, इनको अगर भारत की नदियों का समुच्चय ऐसा लिखना है तो हम क्या करें, कर्ली ब्रैकेट में गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी एंड सो ऑन कर दिया हमने। तो वो नदियों का समुच्चय हो गया। तो हमने देखे इसमें कुछ ही मेंबर्स लिखे, जैसे नेचुरल नंबर्स हैं हमने कुछ ही लिखे, लेकिन नेचुरल नंबर्स होते बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे भी लिख सकते हैं। इसमें नहीं लिख पा रहे हैं तो इसको हमने डॉट 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 करके एंड सो ऑन कर दिया, एंड सो ऑन डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दिए, यानी वो इनफाइनाइट नंबर्स है, बहुत सारे मेंबर्स हैं। तो ये सेट हमने ऐसे लिखा, ये सेट हो गया। और भी अगर हम लिखना चाहें बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे कि अपने घर के सदस्यों का समुच्चय अगर लिखना चाहें तो हम कर्ली ब्रैकेट में घर के जितने सारे सदस्य हैं कॉमा लगा करके हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका रोस्टर विधि होगी। रोस्टर विधि में हम कैसे सेट को लिखते हैं, और ये हो गए। तो ये आपका समुच्चय हुआ और ये समुच्चय के सदस्य हुए, ये समुच्चय के सदस्य हुए। अब इन सदस्यों को जैसे कि हम देखते हैं कि 1 इस समुच्चय का सदस्य है। अगर कोई सदस्य, कोई वस्तु किसी समुच्चय का सदस्य है तो उसको बताने के लिए एक हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं, एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं। जैसे 1 समुच्चय ए में है तो हम इसको सिंबॉलिकली अगर लिखना चाहें तो हम कैसे लिखते हैं, 1 ये एप्सिलॉन है और ये ए, ऐसे लिखते हैं 1 एप्सिलॉन ए। तो हम इसको रीड कैसे करते हैं, मैथमेटिकली इसको रीड कैसे करते हैं, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए को बिलोंग करता है, यानी 1 समुच्चय ए का सदस्य है। ये जो एक है वो समुच्चय ए का एलिमेंट है। तो इसको हम रीड कैसे करते हैं, रीड एज 1 belongs to A, 1 belongs to A, यानी 1 A को बिलोंग करता है। इसी प्रकार 3 belongs to A, 3 भी हम देख रहे हैं समुच्चय A में है, 3 भी समुच्चय A में है, तो इसको भी लिख सकते हैं 3 belongs to A, 3 belongs to A। तो इसको भी लिख सकते हैं 3 belongs to, सॉरी कैपिटल लेटर बनाएंगे समुच्चय को डिनोट करने के लिए, 3 belongs to A, 3 A को बिलोंग करता है। और 7 क्या A को बिलोंग करता है,
7 ए को बिलोंग नहीं करता। 7 इसमें जो ए में जो मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो 6 तक ही हैं, 1 से लेकर 6 तक है, 7 इसमें नहीं आता है। तो अगर ये 7 इस सेट ए को बिलोंग नहीं करता, सेट में नहीं है, तो हम इसको सिमिलरली ऐसे लिखते हैं, सेम ऐसे ही एप्सिलॉन बनाते हैं, बस इसको हम कट कर देते हैं, इसको हम कट कर देते हैं और कट करके आगे लिख देते हैं ए। इसको हम रीड कैसे करेंगे? 7 डज नॉट बिलोंग टू ए। इसको हम रीड करेंगे ऐसे, एंड रीड एज 7 does not belong to A। सेवन डज नॉट बिलोंग टू ए, ऐसे लिख देंगे। तो इस सेट हुआ, सेट के एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स इस सेट को सेट में है तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए को बिलोंग करता है, यानी 1 समुच्चय ए का सदस्य है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी समुच्चय का सदस्य नहीं है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे कि 7 ए का सदस्य नहीं है तो 7 डज नॉट बिलोंग टू ए, हम ऐसे लिख देते हैं कि 7 समुच्चय ए का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बता दिया। तो ये समुच्चय हुआ रोस्टर विधि में, इसको हम ऐसे लिखते हैं a इक्वल टू ये कर्ली ब्रैकेट में सारे ऑब्जेक्ट को कॉमा से अलग करके हमने लिख दिया। तो इसी प्रकार ये बहुत सारे सेट लिख सकते हैं। अब बात आती है, अब इसके बाद में रोस्टर विधि के बाद हम सेट बिल्डर मेथड में आते हैं। समुच्चय निर्माण विधि में समुच्चय को कैसे लिखेंगे तो वो देखते हैं। तो समुच्चय निर्माण विधि अब करने जा रहे हैं, सेट बिल्डर मेथड में देख देते हैं। और इसके बाद में आ रहा है सेट बिल्डर मेथड में। सेकंड है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, और समुच्चय निर्माण विधि में सेट को कैसे लिखेंगे उसके लिए देखते हैं। अब इसमें क्या कहते हैं, इसमें सारे एलिमेंट्स को हम नहीं लिखते हैं। किसी भी समुच्चय को समुच्चय निर्माण विधि में हमको अगर लिखना है तो हम क्या करते हैं, जैसा कि रोस्टर विधि में हमने क्या किया था, समुच्चय को लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट में उस समुच्चय के सारे सदस्यों को लिखा था। लेकिन इसमें क्या करना होता है, इस विधि में समुच्चय को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में ही, लेकिन वो सारे एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं, बशर्ते वो सारे एलिमेंट्स की जो कॉमन क्वालिटी होती है, कॉमन क्वालिटी, वो कॉमन क्वालिटी ही लिख देते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स को लिखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि हमने अभी दो सेट हमने लिखे थे, तो उनको हम आपको बताएंगे कि सेट बिल्डर मेथड में हम कैसे लिखेंगे। तो हम देखते हैं, तो हमने सेट लिखा था रोस्टर विधि में। रोस्टर विधि में हमने क्या लिखा था, वो सेट था 1 2 3 4 5 6, ये रोस्टर में था, टेबुलर मेथड में था। ये रोस्टर विधि में था। अब इसको हमको सेट बिल्डर में लिखना है, प्रॉपर्टी मेथड में लिखना है। तो प्रॉपर्टी मेथड में लिखने के लिए हमको क्या करना है, जैसा कि हमने बताया कि इसमें हमको इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लिखनी है, प्रॉपर्टी लिखनी है, ना कि ये सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो प्रॉपर्टी हम इसमें देख रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी आपको कॉमन लग रही है। 1 2 3 4 ये सारे मेंबर्स हैं, इनमें कोई कॉमन प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है? कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, हमने देखा है कि ये नंबर्स है, और वो नंबर्स कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स है, काउंटिंग नंबर्स है, ये तो डिफाइंड है, अच्छे से हम जानते हैं इनको कि ये काउंटिंग नंबर्स है। और काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हमको पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, कि 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफिनाइट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इनफिनाइट इसमें नहीं है। इसमें कितने हैं, इसमें ओनली 6 ही हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफिनाइट तक जाते हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं 1 से स्टार्ट हो रहा है और 6 से समाप्त हो जाता है, 6 से समाप्त हो जाता है। तो हमको पता है कि ये जो नंबर्स में कॉमन क्वालिटी है वो कौन सी है,
इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो कॉमन क्वालिटी वो कौन सी है कि ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये प्राकृत संख्याएं हैं। तो ये प्राकृत संख्याएं हैं, तो क्या ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है? हम नहीं कह सकते कि ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में बहुत सारी संख्याएं आती है, लेकिन इसमें 6 ही है। तो कहने का मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कह देना ही पर्याप्त नहीं होगा, इसके साथ आपको कुछ और जोड़ना पड़ेगा जो इस सेट को सीमित करे, कहने का मतलब 6 तक ही रखे, आगे न जाने दे। तो उसके लिए थोड़ी सी और कंडीशन आपको लिख देनी होगी कि ये सेट 1 से 6 यानी ये एलिमेंट्स 1 से 6 तक ही हैं, यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, और कहां से कहां तक 1 से लेकर 6 तक। तो प्रॉपर्टी मेथड में लिखने के लिए हम क्या उपयोग में करते हैं, यानी हम पहले क्या करते हैं कर्ली ब्रैकेट, सेम जैसे हमने इसमें स्टार्ट किया था कर्ली ब्रैकेट वैसे ही इसमें स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें एक वेरिएबल लेते हैं x लेते हैं, और एक सिंबल आता है जिसको हम कोलन बोलते हैं, पढ़ते हैं इसको सच दैट x एक प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो एक प्राकृत संख्या इतना ही लिख देना पर्याप्त नहीं होगा, आगे जैसा कि हमने बताया कंडीशन और भी लिखनी होगी, क्योंकि प्राकृत सारी संख्या नहीं है इसमें, केवल 1 से 6 तक ही है, तो आपको 1 से 6 तक ही वो कंडीशन भी लिख देनी है। तो हम लिख रहे हैं x such that x एक प्राकृत संख्या है और 1 is less than or equal to x is less than or equal to 6। कंप्लीट हो गया। x such that x एक प्राकृत संख्या है और 1 is less than or equal to x is less than or equal to 6। x एक प्राकृत संख्या, x एक प्राकृत संख्या है, और हमने ये भी लिख दिया कि वो कहां से कहां तक है, वो 1 से लेकर 6 तक है। तो हमने क्वालिटी लिख दी, वो बाउंड्री भी लिख दी, कहां से कहां तक है, सीमा भी लिख दी, 1 से लेकर 6 तक। तो ये हुआ आपका प्रॉपर्टी मेथड में, सेट बिल्डर मेथड में, ये समुच्चय निर्माण विधि में है, समुच्चय निर्माण विधि, ये समुच्चय निर्माण विधि में है। तो इस समुच्चय निर्माण विधि में हमने इसको ऐसे लिख दिया। और भी एक हमने सेट लिखा था, उसमें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, सेट ऑफ वोवेल्स। वोवेल्स में हमने क्या लिखा था, b इज इक्वल टू a e i o u, ये लिखा था। तो ये हमने टेबुलर मेथड में लिखा, सारणीकरण विधि में, लोस्टर मेथड में। अब इसको प्रॉपर्टी मेथड में कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर मेथड में। सेट बिल्डर मेथड में हम सेम वैसे ही करेंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, वेरिएबल लेंगे, ये जो हमने लिखा था, अब इसको आपको पता हो गया जैसा कि हमने पढ़ के बताया था, x such that, यानी x इस प्रकार है, x such that x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है और 1 is less than or equal to x is less than or equal to 6। ठीक है, तो इसको हम ऐसे रीड करेंगे, x such that x, यानी x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है और 1 is less than or equal to x is less than or equal to 6, यानी 1 x से कम या फिर उसके बराबर और x 6 से कम या फिर उसके बराबर है। कहने का मतलब x जो है 1 से लेकर 6 तक है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे रीड करेंगे। अब इसके बाद में इस पे आते हैं, सेम ऐसे ही लिख देंगे, वेरिएबल लेंगे, x इस प्रकार है कि x एक स्वर है, x एक स्वर है, वोवेल है, x एक स्वर है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वोवेल्स जितने आते हैं 5 वोवेल्स आते हैं, 5 के 5 वोवेल्स है। तो आगे वाली जो उसमें हमने कंडीशन लिखी थी 1 to 6, वो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे के सारे लिखे हुए हैं उसमें। तो हम यहीं से क्लोज कर देते हैं, यहीं से कंप्लीट सेट हो जाता है हमारा। तो x है, x एक वोवेल है, x एक स्वर है, सारे स्वर हो गए, वेरिएबल्स में a e i o सारे हो गए। तो ये आपका हुआ रोस्टर मेथड में और ये हुआ सेट बिल्डर मेथड में। ये रोस्टर में हो गया ऊपर,
ये हमने सेट बिल्डर में भी लिख दिया, समुच्चय निर्माण विधि में भी। तो ये हमने आपको रोस्टर विधि में सेट कैसे लिखना है और सेट बिल्डर मेथड में सेट कैसे लिखना है वो हमने आपको बता दिया। और बहुत सारे एग्जांपल्स ले लेंगे, और सारे एग्जांपल जैसे कि हम लेने जा रहे हैं और एग्जांपल जैसे कि हम लिखने जा रहे हैं, कोई एक सेट ले लिया हमने a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12, इसको भी ये हमने टेबुलर मेथड में लिख दिया, सारणिक विधि में लिख दिया 2 4 6 8 10 12। तो इसमें हम देख रहे हैं तो टेबुलर मेथड में तो कंप्लीट हो गया। सारणिक विधि में जो सेट जैसे लिखना चाहिए वैसे हमने लिख दिया, इस सेट लिखा हुआ है। अब इस सेट को अगर हम लिखना चाहें सेट बिल्डर मेथड में या प्रॉपर्टी मेथड में तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हमको जैसा कि हमने बताया कि प्रॉपर्टी मेथड में सेट को लिखने के लिए आपको सेट के जो मेंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनकी कॉमन क्वालिटी देखनी पड़ेगी कि कॉमन क्वालिटी क्या है। तो कॉमन क्वालिटी देख लो इसकी क्या है, कॉमन क्वालिटी में हम देख रहे हैं 2 4 6, ये कैसे है, ये हम देख रहे हैं है तो नेचुरल नंबर्स ही, लेकिन बीच बीच में एक एक मिस हुआ है, 1 1 2 हटा दिया गया है। तो ये हम देख रहे हैं 2 4 6, ये हम देख रहे हैं इवन नंबर्स है, 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाते हैं। तो ये इवन नंबर्स में आ रहे हैं, ये इवन नंबर्स है। और इवन नंबर्स क्या सारे इवन नंबर्स हैं इसमें, सारे इवन नंबर्स नहीं है, सारी सम संख्याएं नहीं है, क्योंकि सम संख्याओं की संख्या जो होती है इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। तो हमने कहने मतलब हमको इसके बाउंड्री भी देनी पड़ेगी, वो सीमित है, वो कितने 2 से लेकर 12 तक ही है। तो जो इसकी कॉमन क्वालिटी है वो कॉमन क्वालिटी हमको पता होगी कि ये सम संख्याएं हैं, सम प्राकृत संख्याएं हैं, और कहां से कहां तक है, 2 से 12 तक है। तो ये आपको बता देनी होगी, ये जैसा कि हमने बता दिया ये सम प्राकृत संख्याएं हैं और कहां से कहां तक है, 2 से 12 तक। तो प्रॉपर्टी मेथड में कंप्लीट सेट हमारा ऐसे ही हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि उसमें हमने वेरिएबल लिया था x, हम ले लेते हैं x such that x क्या लिखेंगे, एक सम संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, ये प्राकृत संख्या है, क्योंकि सम संख्या अगर कह देंगे तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ओनली पॉजिटिव है तो प्राकृत संख्या लगाएंगे इसमें, क्योंकि प्राकृत संख्या है सारी पॉजिटिव होती है। तो हम क्या करेंगे x such that x एक सम प्राकृत संख्या है, एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। अब वो कंडीशन भी देते ये संख्याएं कहां से कहां तक है, तो हम देख रहे हैं 2 से स्टार्ट हो रही है और 12 तक है, 2 to 12 है। तो x such that x एक सम प्राकृत संख्या है और 2 is less than or equal to x is less than or equal to 12। ये आपका सेट कंप्लीट हो गया, इसमें सेट बिल्डर मेथड में। ये आपका सेट बिल्डर मेथड में हो गया और ये रोस्टर मेथड में हो गया। तो इसमें हम देख रहे हैं ऐसे ही आप बहुत सारे सेट लिखना चाहेंगे, ये हो जाएंगे, एक्सरसाइज में देखेंगे बहुत सारे सेट होंगे। तो सेट बिल्डर मेथड में लिखे होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि इसको टेबुलर मेथड में लिखिए, या टेबुलर मेथड में सेट लिखे होंगे तो आपसे पूछा जाए, आपसे कहा जाएगा कि इसको सेट बिल्डर मेथड में लिखिए, यानी समुच्चय निर्माण विधि में, गुण विधि में लिखिए। तो ऐसे दे रखे होंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सेट होंगे, उस सेट से आपको क्या करना होगा कि अगर वो टेबुलर मेथड में लिखा हुआ है तो उसको सेट बिल्डर मेथड में लिखना है, सेट बिल्डर में लिखा हुआ है तो उसको प्रॉपर्टी मेथड में लिखने के लिए उसमें आपको बोला गया होगा। तो मुझे लगता है कि अब आप आसानी से इसको लिख सकेंगे, क्योंकि सेट बिल्डर में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, समुच्चय के अवयवों के उभयनिष्ठ गुण को देख लेते हैं और उस गुण को ही लिख देते हैं, समुच्चय हो जाता है, समुच्चय हो जाता है। और टेबुलर मेथड में हमको क्या करना होता है कि सारे एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में लिखना होता है। तो हम इसमें देख रहे हैं दो विधियों की अगर तुलना करना चाहें तो कौन सी विधि अच्छी होती है, सुगम होती है,
इसमें तो आप ही देख करके ये गेस कर सकते हैं कि कौन सी विधि अच्छी होगी। तो हमें देख रहे हैं कि जो टेबुलर मेथड में जो हमने कुछ नंबर्स लिखे हैं, वो हमने कुछ नंबर्स लिखे हैं तो इतने में लिख पाए हैं। अगर ये नंबर्स हम 1000 ले लें, 1000 ले लें, 1000 नंबर लिख लें तो हमें लगता है कि पूरा बोर्ड भर जाएगा और भी आगे हमको जगह की जरूरत पड़ेगी, बोर्ड पूरा भर जाएगा। 1000 नंबर्स हम नहीं लिख पाएंगे, तो हम देखते हैं टेबुलर मेथड में वो सारे नंबर्स लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डॉट 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 एंड सो ऑन कर देते हैं, थोड़े से लिखते हैं और बाकी ऐसे ही डॉट डॉट कर देते हैं, और सारे एलिमेंट्स हम नहीं लिख पाते हैं। बहुत सारे सेट्स ऐसे होते हैं कि इसमें हमको बहुत सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं, बहुत सारी स्पेस की जरूरत पड़ती है। तो हम देखते हैं कि वो आपके टेबुलर मेथड से मुश्किल हो जाता है, लोस्टर मेथड से मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी मेथड में हमको क्या करना होता है, उन सारे सदस्यों की केवल प्रॉपर्टी लिखनी होती है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। तो हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी मेथड सेट बिल्डर मेथड उसके लोस्टर मेथड की अपेक्षा काफी आसानी से सेट को लिख पाती है। तो इसे हम देखते हैं कि सेट बिल्डर मेथड जो होती है लोस्टर मेथड की अपेक्षा अच्छी होती है और सेट को आसानी से लिख पाती है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज जब आप देखोगे, ये सेट पे देखोगे, सेट का नोटेशन, कौन सा एलिमेंट किस सेट को बिलोंग करता है, किस सेट को नहीं बिलोंग करता है, इस पर भी प्रॉब्लम होगी। आपको एलिमेंट दिया होगा और सेट के साथ लिखा होगा कि ये एलिमेंट ए को बिलोंग करता है, ए बी को नहीं बिलोंग करता है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी कि ये एलिमेंट ए सेट ए में है या नहीं है। अगर है तो हम लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए। एलिमेंट ए सेट बी में है या नहीं है, अगर नहीं है तो इसको हम लिखते हैं ए डज नॉट बिलोंग टू ए, ऐसे लिखते हैं। तो इस टाइप में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। एक्सरसाइज में आप देखेंगे कोई एलिमेंट किसी फैमिली को बिलोंग करता है या नहीं करता है, तो उसके लिए आप इस सिंबल का उपयोग करेंगे। उसके बाद में समुच्चय को लिखने के लिए आपसे बोला जाएगा कि इसको सेट बिल्डर में लिखिए, सेट बिल्डर मेथड में लिखिए, रोस्टर मेथड में लिखिए। तो आपको हमने रोस्टर मेथड में कैसे सेट को लिखेंगे वो भी लिखने के लिए बता दिया कि आपको मंझले कोष्ठक में सारे एलिमेंट्स को कॉमा लगा करके लिखना है। प्रॉपर्टी मेथड में यानी सेट बिल्डर मेथड में समुच्चय को कैसे लिखना है, तो हमने बताया कि सारे सदस्यों की कॉमन क्वालिटी जो होती है उसको कर्ली ब्रैकेट में हमको लिख देना है, पूरा सेट लिख दिया। तो सेट बिल्डर में सेट को कैसे लिखना है, रोस्टर मेथड में सेट को कैसे लिखना है हमने बता दिया। तो इसी टाइप में एक्सरसाइज आएगी, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम मिलेंगी, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो ये संभवतः ये एक्सरसाइज आपकी पूरी इसी में हो जाएगी, फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी इसी में हो जाएगी। इसके बाद में हम सेट के टाइप्स पे आएंगे, सेट के टाइप्स बताएंगे। टाइप्स में जैसे कि आपका होगा नल सेट होगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, सिंगलटन होगा, फाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, फाइनाइट इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर यूनिवर्सल सेट होगा, कंप्लीमेंट ऑफ सेट होगा और सबसेट वगैरह बताएंगे, पावर सेट बताएंगे। ठीक है, तो इसके बाद होगा तो वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में हम यही तक रखते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए